बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। नवंबर करीब आते ही सियासी दर्जा चरहारत में चढ़ाव आ गया। ये इत्तेफाकिया है या फिर एक सोची समझी साजिश है? बहुत से ऐसे सवालात हैं जिन्होंने सर उठाने शुरू कर दिए हैं। कराची के सियासी माहौल में उबाल आ रहा है। मुस्तफ़ा कमाल के लगाए गए इल्ज़ामात पर इशरतुल इबाद की जानिब से भी संगीन वार किए गए हैं। खुद को रिश्वतुल इबाद कहने का हिसाब चुकाते हुए मुस्तफ़ा कमाल को खुदाल कहा और नेमतुल्लाह को बेहतर मेयर करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल और इशरतुल इबाद आमने सामने आखिर क्यों हैं? किसकी ऐसी कुर्बत है जिसके लिए दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का कारनामा। गुज़श्ता 3 सालों में 24 अरब डॉलर कर्ज ले लिया है। सेनेट की फाइनेंस कमेटी में डीजी डेबिट की जानिब से हुकूमती कर्जों का पोल खोल दिया गया। हुकूमत ने किस्मत में कहां से कितना कर्ज किन किन शराइत पर हासिल किया, ये तो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेशन पर भी सेनेटर सेख्पा नजर आए। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स किस तरह से आयद किया जा रहा है, अवाम किस तरह से लुट रही है, FBR हुकाम की जानिब से अहम इंकशाफात किए गए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि सियासत तो एक जानिब, सियासत से लेकर खेल के मैदानों तक करप्शन और मुनाफकत अपने उरूज पर। मुल्की बदनामी के बाद जावेद मियांदाद और शाहिद खान आफरीदी एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाने के बाद दोस्त बन गए। सालसी का किरदार अदा करने वाले शुएब अख्तर के भी माजी के क्रिकेट पर संगीन इल्जामात। न तहकीकात, न शर्मिंदगी, न ही कानून का खौफ। मुल्की बदनामी के बाद मीडिया इन खिलाड़ियों को आखिर हीरो क्यों बना देता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, कराची की सियासत खासतौर पर इशरतुल इबाद साहब की बात करेंगे। माजी में भी इल्जामात की सियासत होती रही है, लेकिन अब जो एग्रेसिव बिहेवियर इशरतुल इबाद का हमें देखने में आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। आखिर ऐसा क्यों है? मैं ये इशरतुल इबाद और ये मुस्तफ़ा कमाल जो है ना, इसको ज़रा लार्जर बड़े पर्सपेक्टिव से ऊपर से दिखाना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ इस वक्त ना बहुत कराची से बड़े मसले ये जो चल रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन है। इस वक्त ये धरना एक इशू चल रहा है जिससे पूरी गवर्नमेंट जो है ना वो हिली हुई है, डेस्परेशन है। आज मैं देख रहा था वो जो मोटू गैंग जिसे कहते हैं, हम तो जिसारत नहीं कर सकते, मगर चौधरी साहब और बाकी जो लोग हैं उनके अंदर एक ना गुस्से के अलावा एक डेस्परेशन भी नज़र आ रही है और मुझे एक इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। PMLN के रैंक्स में ये इश्यूज़ हैं, फिर इंडिया से तनाव चल रहा है, फिर और मसाइल हैं ये सारे। तो ये कराची जो है ना, ये कमाल दें, क्रेडिट दें वैसे ये कराची के इन लोगों को, लीडरान जिसे कहते हैं, जिनकी लीडरान में इसलिए नहीं कह रहा कि इनकी नुमाइंदगी कोई नहीं है, इनके अभी भी इनमें से कोई बंदा हम प्रूव नहीं किया कि वो 2-4 सीटें ले सकता है, मगर उनको ये आर्ट आता है अपने आप को पिक्चर में रखने का, लाइमलाइट में रखने का। और आज सुबह से लेकर ना शाम तक तमाम चैनल्स फोकस्ड हुए हैं उस पर, बगैर वजह से ही कि उन्होंने वो जो चाय की प्याली में तूफान का मुहावरा है ना अंग्रेजी का, कि स्टॉर्म इन अ टी कप, वो स्टॉर्म इन अ टी कप क्रिएट किया गया है। हकीकत कराची की ये है कि पिछले 20-30 साल में जो कराची में होता रहा है, जो हज़ारों बंदे मार दिए गए, बत्ते, बल्दिया का आग में लोगों को जला दिया गया, 12 मई और बला बला, ये सारे किरदार उसके अंदर शामिल रहे हुए हैं। इन सब का एक घिनौना रोल रहा है। अब यह है कि कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे कि तुम पहले आ गए हो, वो पहले आ गए हैं, वो आ गए हैं। तो ये एक डेस्परेशन है कि उसके अंदर सर्वाइव करने की। मुस्तफ़ा कमाल की समझ आती है कि वो जब आए थे तो उस वक्त उनका स्टांस था एंटी अल्ताफ। बिल्कुल। अब वहाँ पे क्योंकि फारूक सत्तार भाई की अपनी पार्टी जो है मेन स्ट्रीम पार्टी है, वो एंटी अल्ताफ हो गई है, तो उनकी गुंजाइश कम हो गई, अब उनकी वैल्यू भी थोड़ी कम होगी। दूसरा ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थे, तो एस्टेब्लिशमेंट के भी अब 3 तस्लीम नहीं करते, वो करते नहीं है, वो ज़ाहिर कौन करता है, मगर 3 उनकी भी पार्टियां ना, एक याद रहे कि हकीकी पार्टी भी है, वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। फिर इशरतुल इबाद ज़ाहिर है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी देखे जाते हैं और वो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। और तीसरे ये तो वो एस्टेब्लिशमेंट का भी वो कह रहे हैं कि एक फैसला कर लें, उन्होंने एक दूसरे पे अटैक शुरू कर दिया। अच्छा, तो एड़ी चोटी का जोर इसलिए लगा, वो एक दूसरे पे अटैक शुरू हो गया ना। तो मेरा ख्याल बड़ी स्मार्ट मूव थी मुस्तफ़ा कमाल की कि वो दरमियान में उनका जिक्र ख़त्म हो गया था। वो एक किस्म के मैं समझता हूँ ये इतने ज़्यादा इवेंट्स फास्ट हुए हैं कि उससे वो रिडंडेंट हो गए हैं, मगर उन्होंने आजकल ये स्ट्रेटजी के तौर पर अपने आप को लाइव रखने के लिए उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, और एक ऐसा टारगेट था जो कि इतना स्मार्ट है। इशरतुल इबाद दाद देनी पड़ती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई गवर्नर 15 साल नहीं सर्वाइव किया। कौन सी पार्टी है जिसको खुश नहीं रखा पिछले 15 साल में, और एक वक्त में भी उन्होंने पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी खुश रखा हुआ है,
उन्होंने रेंजर्स और जीएचक्यू भी कुछ रखा हुआ है, और जिनके पास इख्तियार है नून लीग उनको हटाने का इख्तियार बहरहाल नवाज शरीफ साहब पे है, उनको भी खुश है, उनसे भी वो है, तो वो सबको खुश रखा हुआ है उन्होंने। और लंदन एमक्यूएम और कराची वाली एमक्यूएम दोनों के साथ एक वो बैलेंसिंग एक्ट भी रहा। तो वो टारगेट पहला जो है ना दाद देनी पड़ती है मुस्तफा कालदे को, उन्होंने टारगेट दिया। और कैसे कि उनके जितने स्केलेटन्स हैं इशरत साहब के उतने तो किसी के हैं ही नहीं है, कि कौन सा काम है जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है कि चाहे वो रॉ वाला उसमें भी वो इन्वॉल्व रहे हैं। उसके बाद वो सही कह रहे थे कि चहते रहे हैं मुस्तफा कमाल, चहते इशरत भी बहुत रहे हैं। इन सब की तस्वीरें अल्ताफ भाई के घुटनों के साथ उनकी आदत थी ना, जो अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ जाता था उसको वो नाराज़ हो जाते थे, फिर उसको सजाएं देते थे किसी को कि तुम जाके झाड़ू फेरो, तुम जाके वहाँ चौकीदारा करो, जैसे वो रंजीत सिंह के ज़माने में होता था ना कि वो लंदन में भी आजकल होते सिविल इस पे ऑफेंसेस पे उनको सजाएं मिलती होती हैं बाद लोगों को कि तुम जो लोगों को रास्ता बताओ। कम्युनिटी सर्विस होती है ना, ये वो कम्युनिटी सर्विस होती है। मगर ये जिल्लत की स्टोरी के 9-0 पे झाड़ू फारूक सत्तार भाई भी देते रहे हैं, ये सब की सजाएं ऐसी होती हैं। वो रंजीत सिंह को एक दफा बात काट रहा हूँ, गौतम बुद्ध के जितने भी आपको याद होगा पैरोकार शहजादे होते थे, खुद भी गौतम शहजादा था, पहली शर्त ये होती थी कशकोल हाथ में दिया जाता था कि नगर नगर गाँव गाँव फिरो और भीख मांग के लो ताकि आपकी अनाह तोड़ी जाए। ये तो एक नहीं, वो तो एक बड़ा हिस्टोरिकल और बड़ा स्पिरिचुअल काम है। अजज डालने के लिए होता है, इंकिसारी में था। ये सजा के तौर पर वो सजा जो थी वो तो महाराजा रंजीत सिंह को ये दरबार सर अमृतसर में सजा दी थी उन्होंने। वाइल्ड महाराजा था, उन्होंने कहा जनाब इतने 15 दिन जो है ना तुम आगे यहाँ जूतियाँ साफ करोगे और बर्तन की जो करने पड़े थे महाराजा को एज महाराजा, पर यहाँ जलील करने के लिए उसको औकात में लाने के लिए ये अल्ताफ भाई का पुराना टेक्टिक है। मैं आपको मेरे आपसे आज जो आज बातें कर रहे हैं ना, मेरे दिल पे नहीं बैठ रही हैं आज ईमानदारी से बताओ। अगर आपने बात मैं सिर्फ खत्म कर देता हूं, आपकी क्लास लेने के वो ले लिया करें। वो आजकल जो है मैं देख रहा हूँ आपका हमारा जो है ना इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा। पर बुनियादी तौर पे ये कह रहा हूँ कि वो जो है इन सारों के जो है ना वो स्केलेटन हैं, तो मैं इग्नोर करना चाहूँगा कि मैं ये आपने पूछ लिया सवाल तो मैं कराची की, क्योंकि ये सोचा जाता है कि कराची की बात करो तो वहाँ की रेटिंग बड़ी अच्छी आती है, तो वो हर कोई मजबूरी पे है। पर ये डिफ्लेक्शन है, ये नॉन इशू है। कराची अभी नॉन इशू है, इनका कमाल है, इनको पब्लिसिटी चाहिए, उन्होंने हमें खींच लिया और आपने सवाल कर दिया और क्लास साहब मुझे बिल्कुल क्लास साहब के इख्तिलाफात की तरफ जाते हैं। लेकिन क्लास साहब मैं चाह रही हूँ कि एक सवाल मैं खुद से एक और भी ऐड कर दूं। जब हम मालवी की बात करते हैं, पहले डिसएग्रीमेंट चलिए आप पहले बता दें आपके इख्तिलाफात क्यों हैं। मतलब यहाँ से शुरू करते हैं। आमिर साहब ने कहा कि ये गवर्नर साहब जो हैं ये सबको खुश रखने का फन जानते हैं। नवाज शरीफ साहब को आजकल एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है। एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं, आजकल लगे हुए हैं, 3-4 नाम जेरे का हो रहे हैं। इनसे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता कि दुनिया में ऐसा बंदा जाए जो पूरी दुनिया को खुश रखे। अमेरिकन भी हमसे खुश, रशियंस भी खुश, इंडियंस भी खुश। अगेन ही कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ये चॉइसेस हो सकते हैं। मतलब आपने फर्क ये है कि ये इन्होंने अपने मफाद के लिए सबको खुश रखा है, वो आप मुल्क के मफाद की बात कर रहे हैं। मुल्क का मफाद भी साफ किया जा सकता है। और वो कहते हैं जो सबको खुश रखते होते हैं वो खुद सबसे ज्यादा नाखुश जिंदगी गुजारते होते हैं। इससे आगे मैं डिफाइन इसको नहीं करता कि जो सबको खुश रखते होते हैं वो कौन लोग होते हैं, इस पर मैं रुक जाता हूँ। मैं मुझे आमिर साहब से जो इख्तिलाफ हो रहा है बड़ा शदीद किस्म का, ये कहते हैं कि ये इन्होंने आकर उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। बाज़ दफ़ा मुझे अपने मीडिया की समझ नहीं आती, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके कहते हैं। कराची आपका एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना शहर, तो असल कराची अगर देखा जाए बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख लें, पूरा मिनी पाकिस्तान उसको कहते हैं। हिंद सिंध से लोग वहाँ मजदूरियाँ करने जाते हैं और कराची ने सबको अपने गले लगाया है। बेशक हिंदुस्तान से लोग आए हैं उनको गले लगाया है, वहाँ से सिंध से लोग आए हैं, आपके पश्तून गए हैं, हमारे सराइकी गए हैं, पोठवारी गए हैं, हज़ारा के गए हैं, उन्होंने तमाम को गले लगाया। कराची ने सबको रोज़गार दिया, सबको उन्होंने खाना पीना दिया कि आएँ जनाब तशरीफ़ लें। और जहाँ पे वहाँ पे कराची में सिर्फ ये मत कहें कि 20 सीटों का मसला है या 22 सीटों का मसला है। आपका कराची पोर्ट सिटी है, अगर ये डिस्टर्ब होगा पूरा मुल्क आपका डिस्टर्ब होगा, वेदर वी लाइक इट और नॉट। उस कराची जैसे आपके शहर में क्या कुछ नहीं हुआ जिसमें पर्दे डालने चाहते हैं कि नहीं इनको कुछ ना कहें, क्योंकि सबके स्केलेटन हैं बकौर आमिर मतीन साहब के। 12 मई का वाकया जो है 50 लोग मारे गए थे, 50 घर उजरे थे, कोई आम चीज नहीं थी। मैं जरा मुस्तफा कमाल को 2 मिनट के लिए पीछे कर दें थोड़ी देर के लिए। मुस्तफा कमाल वाज नॉट होल्डिंग एनी बिग ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उस वक्त। ज्यादा सेनेटर थे ना या एमएनए होंगे या शहर के मेयर थे ना, उनके पास एज सच वोट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं थी जो आप मेयर थे।
आप उस वक्त एक देख शुक्रवार के पास लें मेयर के पास कौन सी पावर्स होती हैं। इस्लामाबाद के मेयर को आपको पता है? नहीं, अभी नहीं, मुशर्रफ के दौर में बहुत ताकतवर था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, उस वक्त आपके गवर्नर जिम्मेदार थे, आपके चीफ मिनिस्टर साहब जिम्मेदार थे, या मेरा ख्याल है एमक्यूएम के पास उस वक्त, इनके पास ये आपको याद हो होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। जिम्मेदार तो ये लोग थे ना सारे के सारे। गवर्नर साहब को आज ये 7-8 साल बाद ख्याल आ गया कि 12 मई का वाकया हुआ था और उसमें 50 लोग मारे गए थे और मारने वाले अपने लोग थे। तो ये क्योंकि आप पे हिट हो गया, आप पे इल्जाम लग गया कि आप 50,000 रुपये पे नहीं छोड़ते, लिहाजा आपने कहा कि आप कातिल हैं, आपने पैसे पकड़े, आपने कुदालें उठाई हुई थी, आप माल बना रहे थे। सर बात यह है कि इतना बड़ा असला पकड़ा गया है वहां से 9-0 से, वो आपके सामने है। अब मुस्तफा कमाल जो बात कह रहे हैं, मैं इसलिए उनकी बात पे ज्यादा यकीन रखता हूं कि वो इनके अंदर के बंदे हैं, इनसाइड जॉब है। वो कहते हैं इनसाइड जॉब, वो सारी चीजें जानते। आप और मैं क्या कर रहे हैं कि मुस्तफा कमाल अगर एक्सपोज कर रहे हैं चीजों को, अगर रात से कौन पैसे ले रहा है, वहां दुबई में किस किस की मुलाकातें हो रही थी, पैसे कहां से आ रहे थे, ये लोकली तौर पर कौन फंड कर रहे थे, और कैसे उनकी पूरी आपकी उर्दू स्पीकिंग की वहां पर नस्लें मारी गई हैं, नौजवान मारे गए, आप और मैं डंडे उठा के मार्केट में आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये मुस्तफा कमाल बिल्कुल ये बात नहीं करनी। क्यों कि आप इशू को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों कि आप कराची में आके आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा। सर यहाँ पे कराची में तबाही हुई है, ये पिछले में आपको फिगर दे रहा हूँ, कराची ऑपरेशन के पहले से, इसके शुरू होने से पहले आपको पता है 10 सालों में सर 12 से 14,000 बंदा मारा गया कराची में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कराची जो है सिर्फ रेटिंग का इशू नहीं है कि आपको मुझे रेटिंग चाहिए, हम तो खैर कराची पूरा मुल्क डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। हम सब एक ब्रेक लेके वापस आएंगे। ब्रेक लेके मैं अपना पॉइंट को थोड़ा ऑन अ पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन उनको बोलने दें, मतलब अब मुस्तफा कमाल को बोलने दें। अब गवर्नर को 7 साल बाद याद आ रहा है, ये कहना है कि थोड़ा सा कराची में जो है ना अमन सुकून हो गया है, तो अभी उसको खुदा के लिए थोड़ा देर के लिए उसके हाथ पे छोड़ दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएंगे। जिस तरह से क्लासा साहब ने ये बात की है कि मुस्तफा कमाल अंदर के बंदे हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं, इशू तो बाद भी तो अंदर के बंदे हैं, वो भी अब चीजें एक्सपोज कर रहे हैं। सूरत किस जानिब जा सकते, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम कराची की बात कर रहे थे, और आमिर साहब आपने पॉइंट अपना शायद कुछ क्लियर करना था, वो आप कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि खुदा का शुक्र है कि कराची में थोड़ा सा अमन आ गया है। उसको ये ओवरली फोकस भी जो हम कर देते हैं ना कि ये बाल की खाल उतारना, ये स्टेटमेंट्स की लड़ाई है, ये बयान बियाजी, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, अमन आ गया है, इसको थोड़ी देर इसके हाल पे छोड़ देना भी उसके लिए बेहतर है। नहीं, इल्जामात लग रहे हैं तो तहकीकात भी होनी चाहिए ना। अगर आप ये क्लास साहब एग्री करें, ये मेरे मैं तो एग्री नहीं करूंगी। बात अपनी जगह पे मैं छोटा सा इसमें मैं भी कमेंट करना चाहूँगा। इशरत अली बाद साहब 15 साल से इस सूबे के गवर्नर हैं सिंध के, उनको ज़मीर आज जागे जब उनकी बात उनकी जात पे लगना शुरू हुआ कि मसूद 50,000 रुपए पे नहीं छोड़ते। बात तो तब थी ना जब खुद आके बोलते हैं। नहीं, मुस्तफा कमाल को मेरी दाद दी है कि बड़ा जरूरी था इन पे अटैक करना, 15 साल से बचे हुए थे। सर इस मुल्क का, आज मैं बिलावल साहब का कोई मुझे बता रहा था, आई होप आई एम ट्रू, उन्होंने कहा जनाब आपने अपनी पार्टी को हुक्म दिया है कि आपने बिल्कुल चुप रहना है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने चुप रहना है। यार ये कोई मुल्क है, ये वाइल्ड वेस्ट है, मतलब आपने वहां पे न्यूट्रल आपने पोजीशंस ले ली हैं। बिलावल साहब आपकी हुकूमत है, वहां पे आपके गवर्नर पे इल्जाम लग रहे हैं, एक वहां पे मेयर कराची का उस पर उन्होंने काउंटर इल्जामात लगा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। ये तबाही का रास्ता है। बिलावल साहब जो है ना, बिलावल तो ये भी कहते हैं ना गवर्नर हमारा थोड़ी ना विफाक का नुमाइंदा है। तो ये मैं रिपीट करने पर आपको उससे लग रहा है तासुर ये मिल रहा है कि मैं उनका हामी हूँ। गवर्नर साहब की जो FIR है, कमाल तो ये है कि कत्लों की FIRों के बावजूद इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को भी कबूल रहे हैं, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, मुशर्रफ को, सबको कबूल रहे हैं। अगले सुने, इस वक्त न्यूयॉर्क का साबिक गवर्नर जेल में है। न्यूयॉर्क में हमारे दोस्त बहुत सारे देख रहे होंगे, वो क्या मैं गलत कह रहा हूँ। वहाँ वर्जीनिया का गवर्नर जेल में है कि उसकी बेगम साहबा जो है जब वो गवर्नर थे तोहफे लेती थी। सर ये दुनिया, ये अमेरिका को हम बैठ के यहाँ पे उनको गालियाँ तो देते हैं ना कि दुनिया पे रूल कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। भाई वो बदमाशी करने के लिए उन्होंने कितना रूल्स अपने रूल ऑफ लॉ देकर बिल क्लिंटन जैसे बंदे को कि झूठ बोला है। हमारे यहाँ झूठ बोला है, यहाँ झूठ बोल के लोग पेंशनें लेते हैं, उसके बावजूद जाके आपके सामने खड़े होते हैं कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, बड़े ओहदों पे भी बैठते हैं। सर ऐसे बड़े नहीं बन जाते। हम इनको इसलिए नहीं इग्नोर कर सकते कि गवर्नर पे इल्जामात लग रहे हैं और बिलावल साहब फरमा रहे हैं वी आर न्यूट्रल। भाई हजूर फिर ये हुकूमतें नहीं चला रहे, फिर आप यहाँ पे ये माफियाज जो हम बात करते हैं ना, जो आप सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि बादशाहत है,
यहाँ पे जमहूरी लोग नहीं है। ये बादशाह से भी आगे की खतरनाक चीज है कि आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर, अब तक तो गवर्नर को उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देना चाहिए था, उनका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था इनका, ये मुस्तफा कमाल साहब का, गवर्नर साहब इधर हैं, जरा आए हिसाब किताब दें, आप इल्जामात लग रहे हैं। उल्टा गवर्नर साहब आते हैं, वो उसकी तकरीरें फरमाते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वो फरमाते हैं हम न्यूट्रल हैं। आप भी यही कह रहे हैं मादरत के साथ, आप कह रहे हैं कि इसको डिफ्लेक्ट ना करें, चुप कर जाए, खामोश हो जाए। मैं भी आज आपसे एग्री नहीं करूंगी आमिर साहब। जब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये इशू कराची का जो है ना, उन्होंने उनके खिलाफ कहा ये सारे 14,000 बंदा मारा गया 10 साल में, एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं, ये मैं कह रहा था। पुट ऑन ट्रायल वो है, मगर इस वक्त वो बयानबाजी का मुकाबला उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा ये बयान नहीं है, कसूरवार है, ये इल्जामात है, कोई हीरो नहीं है, ये सारे विलेन हैं। सर मैं कह रहा हूं, मेरी सुन उसमें सर, ये आम लोग नहीं है, कॉमनर्स नहीं है, ये अल्लाह बख्श वर्सेस अल्लाह देता लड़ाई नहीं हो रही सर, ये गवर्नर सिंध वर्सेस एक्स मेयर लड़ाई हो रही है। एक ही पार्टी के लोग फॉर्मर कुलीग्स थे, ये उनकी लड़ाई हो रही है और दोनों एक दूसरे के बारे में फैक्ट्स बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें मलबे पे आप हाथ रख दें, वो बिलावल कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। सर इनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है गवर्नर साहब पे। मैं आपको न्यूयॉर्क और वर्जीनिया के गवर्नर्स की ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, मिसालें तो बड़ी पड़ी हैं, पनामा आने के बाद भी हमारे पास बड़ी मिसालें थी, लेकिन ये था कि यहाँ पे जो है ना अल्लाह नेड़े या सुन, ये जो इस्लामाबाद में तूफान आ रहा है ना, मेरा फोकस जरा उस पे था। अच्छा, इस्लामाबाद के तूफान की आपने बात कर दिया। क्लासेस साहब, इस उबाल में कमी क्या रह गई थी कि अब दो चौधरी फिर से आमने सामने आ गए, फिर से ठन गई है इस पे? तो आपने मेरी और आमिर मतीन राना सांगा के जानशीन और रंजीत सिंह के जानशीन कोई ना माजी की किसी आज जैसे हमने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जवेद मियांदाद और अफरीदी की लड़ाई पे बात करनी है ना, जाती मसला था उनका, मतलब भाई हमारे लिए इससे ज्यादा कोई उसकी अखलाकी उसकी गिरावट हो सकती है। एक साबिक ये वजीर दाखिला हैं एतजाज साहब, एक मौजूदा वजीर दाखिला हैं चौधरी निसार अली खान साहब, दोनों एक दूसरे पे संगीन इल्जामात आज नहीं लगा रहे, 2 साल से लगा रहे हैं, मुसलसल वो इल्जामात लगा रहे हैं। वो कहते हैं इन्होंने ये गलत किया, मेरा तो मैं अब उस पर बैठ के उनको रिपीट भी नहीं कर सकता, बड़ी छोटी छोटी बातें लगती हैं। अगर वो बातें हो रही हैं और चौधरी निसार अली खान अगर ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली चौधरी साहब की एक बात बता दूं, मैं चौधरी साहब बगैर सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगाते, ये मैं आपको ये कहने को तैयार हूं। और जितनी उनके पास इस वक्त इतनी गारंटियां ना लिया करें, मैं दे रहा हूं ना, मुझे है ना थोड़ा मान लें सब थोड़ी नहीं, ये मैं मानता हूं, मगर आप ही गिला करते रहते हैं कि रहमान मलिक के साथ तो एक वो भी साबिक वजीर दाखिला है ना, उसके साथ तो उनके साथ तो सुलह, आप ही गिला करते रहते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, रहमान मलिक साहब पार्टी के एतजाज साहब हैं, फिर जाती है ना। नहीं, रहमान मलिक साहब फिर वो गुफ्तगू भी तो नहीं करते ना जो एतजाज साहब करते हैं, ये फर्क ध्यान में रखें। फिर आपने वो पैकेज लेना है तो फिर आप उस पैकेज पे चले जाएं। मैं कह रहा हूं इसी वजह से अगर आपने ये पैकेज लेना है तो इस पैकेज में तो फिर आपको अगर बस मुख्तसर बताएं, फिर ब्रेक की तनकीद सुननी पड़ेगी। अंदाजा करें इस कौम के हमारा कि हम तमाशा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, FIA देख रहा है और बाकी इदारे के दो जो आपके बिग गन्स हैं, ये बिग गन्स हैं दोनों, चौधरी निसार अली खान साहब हूँ, एतजाज साहब हूँ, दोनों एक दूसरे पे बड़े संगीन इल्जामात लगा रहे हैं और सारे इदारे, पूरा मीडिया, हम सब लोग उनकी बैठ के गुफ्तगू भी सुनते हैं, उसके फिर बैठ के हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको टॉपिक्स भी लाते हैं। जैसे उनकी गवर्नर साहब और उनके मुस्तफा कमाल साहब की जाती लड़ाई चल रही है, यहाँ अफरीदी साहब की, जवेद मियांदाद की जाती लड़ाई चल रही है, ऐसे चौधरी निसार अली खान साहब, एतजाज साहब की जाती लड़ाई चल रही है। इस मुल्क में कोई सिस्टम लगता नहीं है, कोई यहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, कोई कानून नहीं एग्जिस्ट करता जो इन 6 लोगों से एक एक बयान लेके उनको जरा वहां पे अदालत में लेके जाए कि जनाब आपने इल्जामात लगे हैं, सबूत दें। बिल्कुल, आप उन पे ये संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। सो ये जो पाकिस्तान की इस वक्त हालत हो रही है, जो हम डे बाई डे, हम अगली स्टोरी पे आएंगे जो आज इकॉनमी का निकला है, उसमें मेन रीजन ये है कि हम सब न्यूट्रल हो गए। जैसे बिलावल भुट्टो आज न्यूट्रल, बिल्कुल पार्टी को हुक्म दे दिया गया है कि ये यहाँ पे एक दूसरे को कत्ल के बारे में बता रहे हैं, ये कातलों का एक्सपोज कर रहे हैं, ये यहाँ पे करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं। तो बिलावल साहब ने हुक्म दे दिया, बादशाह सलामत नया शहजादे साहब ने, कि जनाब आपने चुप रहना है, चाहे यहाँ पे सिंध को कातिल रूल करें, सिंध को भत्ताखोर आगे रूल करें, और दोनों के पास सबूत। बिल्कुल, यहाँ पे अब वही तो मसला है क्लासेस, अब कोई सिस्टम नहीं है, इल्जामात तो हम देखते हैं, दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है इन इल्जामात से, लेकिन बात ये कि इनकी तहकीकात कौन करेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का एक अहम कारनामा भी बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद
बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त सेनेटर मोहसिन अजीज साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, सेनेट की फाइनेंस कमेटी का इजलास, डीजी डेविड ने हुकूमती कर्जों के हवाले से तो बात की, लेकिन साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के हवाले से बात की। आप भी कल भी मौजूद थे, आज भी, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन। बेसिकली तो मैं रिपोर्टर हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि अहम कमेटीज़ जो होती हैं वहाँ पे जाया जाए, उसमें बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे होते हैं, बंदा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है आपको। और जो सेनेट की फाइनेंस कमेटी है, ये मैं समझता हूँ बड़ी एक्टिव कमेटी है। सलीम मानवी वाला साहब इसके चेयरमैन हैं, अच्छा एजेंडा आता है, मेंबर्स उसके बड़े अच्छे हैं, बहस होती है, मुबैसे होते हैं, और मेरे जैसे स्टूडेंट्स ऑफ इसकी जर्नलिज्म के रिपोर्टर के लिए बड़ी वहाँ पे लर्निंग होती है। एक चीज़ का मैं एडमिशन यहाँ पे करना चाहता हूँ, इन मोहसिन अजीज़ साहब से मेरी कोई ज़ाती तौर पर ज़्यादा कोई दुआ सलाम नहीं है, वही मीटिंग में आते जाते एक दूसरे को देख लेते हैं। मुझे अगर कल को पीटीआई की हुकूमत आती है, मैं इसलिए मुंह पे कह रहा हूँ पूरी उसके सामने, रिकॉर्ड पे रहे, मैं इनको पिछले कई दिनों से मैं या कई माह से मीटिंग में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अगर पीटीआई की कल को हुकूमत आती है, इन्हें अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए तो मेरा ख्याल मोहसिन अजीज़ से बेहतर आदमी इनको नहीं मिलेगा। जितने 2 दिन से मुसलसल बेसिक इश्यूज़ पे मोहसिन अजीज़ ने फाइट किया वहाँ पे, और इन्होंने वहाँ पे बैठ के पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज़ उठाए हैं। मैंने बड़े कम लोगों को देखा है कि जो खुद भी बिजनेसमैन हूँ, मेरे अच्छे खासे मेरा ख्याल बिग बिजनेसमैन है, और बैठ के फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी लड़ रहे हूँ, वो वहाँ पे आपके उसके एफबीआर से भी लड़ रहे हूँ, स्टेट बैंक से भी लड़ रहे हूँ, एससीसीपी से भी लड़ रहे हूँ, लंबी एक उसमें डिटेल है। सो मोहसिन साहब जो हैं, और बाकी भी हैं, कामिल लियाकत साहब हैं, ही इज़ वेरी गुड, ऐशा रज़ा साहब हैं, शी इज़ वेरी गुड, मोहसिन हमारे ये लगारी साहब हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से खामोश ही थे ज़्यादातर वो सारे। तो मैं इनसे खुद ही, मेरा ख्याल है कि रादर दैन मैं टाइम कंज्यूम करूँ, 3-4 बड़े इश्यूज आए हैं कल कमेटी में। जी बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ा इशू आया है कि इसका पनामा लीक्स के हवाले से आया था, जो 92 का रिफॉर्म एक्ट था, उसकी तबाही बर्बादी की कल कहानी उसमें बताई गई है। अच्छा, आज जो मेन इश्यूज उठे हैं गर्दिशी कर्जों के हवाले से बड़े उसमें आके इशू उठे हैं। जो बड़ी डिबेट थी मेरा ख्याल, जिस पे मोहसिन साहब से हम उस पर चाहेंगे कि तफसील से बात करें और हम सुनेंगे। एक उन्होंने जो यहाँ पेट्रोलियम मसूलियात पे जितनी लूटमार हो रही है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को अंदाज़ा नहीं है। आज बताया गया है वहाँ पे उसमें कमेटी में कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है, सबसे ज़्यादा टैक्स जब भी हुकूमत ने कहा ना लेना हो पेट्रोलियम पे लगाएगी, और उन्होंने माना है कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के लोगों से जेबों से पैसा निकालने के लिए कि हम पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स करें। एफबीआर ने आज तस्लीम किया है कि जब भी हमें पैसे चाहिए होते हैं हम जाके इस पे करते हैं। दूसरा लोन का था, ये बहुत बड़ा शॉकिंग फैक्ट मेरा ख्याल है लोगों के लिए होगा कि $24 बिलियन के लोन लिए 3 सालों में, उनमें से मेरा ख्याल है इन्होंने $10 बिलियन वापस किए, 10 से 12 के करीब, और 13 इनके बिलियन का 3 साल का फॉरेन डेट है। जी फॉरेन डेट है। तो मेरा ख्याल मोहसिन साहब से हम बात करते हैं। जी सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप 2 दिन से कमेटी में अकेले हैं जो लड़ रहे हैं, बाकी भी आपके साथी ठीक है मान लेते हैं, को साथ देते हैं, आपको इतना दर्द क्यों है जितना दर्द में बाकियों में महसूस नहीं होता मुझे? बस जी क्लास साहब, ये आपकी मेहरबानी है, आप तो वहाँ तशरीफ लाते हैं और मैंने आपको देखा है बड़े अच्छे तरीके से वहाँ आप नोटिंग भी करते हैं और इसमें तफसील से आगे प्रोग्राम भी करते हैं। बस मेरी जो जितनी हिम्मत है उसके मुताबिक बात करता हूँ, क्योंकि मैं स्टेट बैंक में भी रह चुका हूँ और बाकी इदारों में भी मैंने काम किया हुआ, तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि बातें जो है वो क्लैरिफाई की जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो जवाब आते हैं वो आप भी सुनते हैं कि वो गोल जवाब होते हैं, वो हर बात का जवाब जो है वो सही तरीके से नहीं देते, तो इसलिए उनसे बात निकलवाने के लिए काफ़ी बात करनी पड़ती है। तो सेनेटर साहब, हम खास तौर पे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो अभी क्लास साहब ने जिक्र किया, इस पे आम आदमी को वो रियलाइज़ नहीं करता कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पे उसको कितना पैसा देना पड़ता है। उस पर जो डिस्कशन हुई, ज़रा हमें और हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान में एक तो अब ये रवायत हो गई है कि डायरेक्ट टैक्सेस तो ये ले नहीं सकते। आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन हमारे 1.1 मिलियन जो है वो सिर्फ टैक्स पेयर्स हैं। उसमें से अगर आप सैलरीड क्लास को निकाल दें तो हमारी जो पॉपुलेशन के हिसाब से है वो तकरीबन 0.5%, यानी 20 करोड़ में सिर्फ 11 लाख लोग टैक्स डायरेक्टली देते हैं। और उसमें जो सैलरीड क्लास है वो तो वो लोग हैं जिनकी सैलरी से टैक्स कट जाता है, यानी वो देना चाहें या ना देना चाहें उसकी सैलरी से कट जाते हैं। तो जो सैलरी के अलावा जो टैक्स पेयर्स है वो तकरीबन 5 से 6 लाख बंदे रह जाते हैं, जो कि आपकी पॉपुलेशन के लिहाज से आधा % भी नहीं बनता, बल्कि तकरीबन 0.3% बनता है। तो ये तो एक यहाँ पे हाल है। तो चूंकि एफबीआर वाले ये कलेक्शन कर नहीं सक रहे, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ उन्होंने किया हुआ है। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है और उसकी उन्होंने भरमार कर दी है, और एक विदहोल्डिंग टैक्सेस। ये दोनों वो टैक्सेस हैं जो कि
आवाम से इनडायरेक्ट तरीके से लिए जाते हैं और इसमें सेल टैक्स बढ़ा के दे दिए जाए, एक्साइज ड्यूटी। अब ये जो है, अब इसमें देखिए दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो तकरीबन $120 पर बैरल से गिरकर पहले $30 पे आई और अब मैक्सिमम $40 और $50 पर बैरल के दरमियान प्ले करती हैं। अब उस वक्त जो टैक्सेशन थी उसका निज़ाम ये था कि तकरीबन 16-17% जो है, जो खास तौर पे जो मैं डीजल की बात करता हूँ, जो कि ये ट्रकों में इस्तेमाल होता है और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह की गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, और जो हमारी जो बाकी ट्रांसपोर्ट के होते हैं जिसमें कि आम पब्लिक ट्रेवल करती है उसके लिए, तो 17% से तकरीबन उसको 38%, 38% पे ले जाया गया जी। तकरीबन आज जो है तकरीबन 28 रुपए पर लीटर जो है सिर्फ हुकूमत सेल्स टैक्स की मद में ये टैक्स वसूल कर रही है। इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस हैं वो इसके अलावा है। तो आप खुद सोचिए। हमें तो बताया जाता है सर, सेनेटर साहब, कि 17% ये GST है जो आज वहाँ पे इंकशाफात हुए हैं, वो तो ये उससे 50% से भी बाज ये मौकों पे तो 50% से भी ज़्यादा GST इन्होंने वसूल किया है सर, और लोगों को पता नहीं है इस बात का। अब जिस तरह हम थोड़े दिनों पहले मलेशिया एक टूर पे गए थे, तो वहाँ उन्होंने जो सेल्स टैक्स की शरह बहुत बढ़ा के रखी है, तो 7% रखी हुई है कि इतना हम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, बाकी हम डायरेक्ट टैक्स लेंगे, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें अमीर और गरीब बराबर टैक्स देता है। तो गरीब को आप यहाँ इस मुल्क पे नचोड़ते जा रहे हैं, गरीब जो है इस मुल्क पे गरीब तर होता जा रहा है, और हुकूमत सिर्फ एक चीज देख रही है, और वो देख रही है कि जी मेरी टैक्स की मद जो है बढ़ जाए। इसमें जो इन्होंने इंक्रीज टैक्स लिया है, अब इसका जो है वो अगर आप देखें तो तकरीबन 150 अरब रुपया जो है इन्होंने जो है खाली और खाली जो है इस मद में हुकूमत ने फालतू टैक्स आवाम से ले लिया। 150 अरब रुपया आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा इन्होंने लोगों से टैक्स इकट्ठा किया है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। और वो मैं सिर्फ ये भी, एक तो आम आदमी पिसा जा रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सब पे, गरीब अमीर सब पे लगता है। दूसरा, हम एक्सपोर्ट्स का रोना रोते रहते हैं कि 12% हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई हैं, ट्रेड गैप बढ़ता जा रहा है। तो उसमें जो है ये जब इतना पेट्रोल पे और इन चीज़ों पे आता है तो हमारी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, हम कंपेटिटिव नहीं रहते। इस पे भी ज़रा रोशनी डालें। देखिए, एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि जी हमारा क्योंकि रेवेन्यू अब क्योंकि इंपोर्ट की वैल्यू कम हो गई है, तो क्योंकि अगर परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगाया जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा। वो एक बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन चाहिए ये था कि अगर मैक्सिमम साइड पे भी करते तो जितना टैक्स पहले लेते उसके बराबर लेते। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्गूमेंट आता है वो ये आता है कि आज से तकरीबन 6 साल पहले जो या 5 साल पहले तकरीबन जो ऑयल की कीमत $120 पर बैरल थी, तो उस वक्त जो बिजली का रेट है वो तकरीबन 7.5-8 रुपए था। आज जो है उसकी कीमत जो है $40 हो गई है और बिजली का रेट 12.5 रुपए हो गया है। और हमारा आपको पता है कि हमारा जो है तकरीबन 25 से 30% जो हमारी बिजली बनती है वो बनती है हमारे इसी जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, यानी जो फर्नेस ऑयल है उससे बनती है। तो दोनों तरफ से ये आवाम को नचोड़ने हैं और दोनों तरफ से ये हुकूमत जो है हमारी जो इंडस्ट्री है उसको अनकम्पेटिटिव बना रही है। अच्छा, मैं जरा हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं। मोहसिन साहब, हमारे पास 3 मिनट्स, हम चाहते हैं आप उस पर तफसील से आप ही बात करें, हम आपको सुनना चाहते हैं। अब आते हैं लोन की तरफ। एक तरफ तो इतनी बड़ी टैक्सेशन हो रही है, मैसिव किस्म की 50% वो GST कर देते हैं, जो उनकी मर्जी आती है कर देते हैं। दूसरी तरफ आज बताया गया है कि $24 अरब के 3 सालों में कर्जे, अभी जो 12 के मेरा ख्याल $13 अरब का इनका अभी का कर्जा है। एक तरफ आप यहाँ GST के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैरूनी दुनिया से कर्जे इकट्ठे कर रहे हैं। तो तभी तो देखिए जी, हम हमारी जो पार्टी है तभी तो इस बात को रो रही है कि हम ये, एक तो सबसे पहले बात यह है कि एक्सटर्नल डेट जो है, जो हमने रिपेमेंट करने के बाद इस वक्त हमारा अगर 10 माइनस करके उसको जो नेट फिगर निकालते हैं वो तकरीबन $13 बिलियन जो है खाली एक्सटर्नल डेट में बढ़ाया। वैसे तो तकरीबन 24 बिलियन बढ़ा, लेकिन रिपेमेंट के बाद वो 13 रह गया। और उसके अलावा जो हमने जो लोकल डोमेस्टिक डेट बढ़ाया वो तकरीबन 3.1 ट्रिलियन रुपीज बढ़ाया इन 3 सालों में। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो चाइनीज तो सी पैक के जो वो है जो लोन आ रहा है वो इसमें शामिल नहीं है। तो बात ये कि जी, और ये पैसा लग कहाँ रहा है, ना ये सेहत पे लग रहा है ना ये आवाम पे लग रहा है। अब आपको मालूम है कि हमारा मुल्क जो है अब इतनी बुरी हालत में है कि हम कॉटन में दुनिया में 4 नंबर पे है,
हम इस तरह से मुल्क पे दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, लेकिन गुर्बत के लिहाज से इस वक्त 11वें नंबर पे हम आ रहे हैं। यानी हमसे 10 सिर्फ ममालिक ऐसे हैं जो हमसे गुर्बत के लिहाज में कम है और हम 11वें नंबर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे 22% अवाम जो है वो है जिनको के जो है ग़िज़ायत नहीं मिल रही और वो अंडर नरिश्ड है। तो ऐसी सूरत में तो ये जो है हम इंकलाब की तरफ जा रहे हैं। और इसी मामले में जब हम PTI वाले कहते हैं कि हम जी सड़क पे निकलते हैं, ये एहतसाब होना चाहिए और इस मुल्क को सही कीमत पे डालना चाहिए, तो लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं कि जी ये जो है ना, ये शायद मुल्क को जो है ये डेमोक्रेसी को डिरेल करना चाहते हैं। अगर डेमोक्रेसी का यही तोहफा है कि जी आवाम को गरीब से गरीब तर किया जाए और अमीर को अमीर से तर किया जाए, तो मेरा ख्याल है इससे तो बदरजहा जो है वो जो है डिक्टेटर से बेहतर है जो कि कम अज कम आवाम को कुछ दे के चले जाते हैं। ये तो वो वाला जमाना है कि जिस वक्त के 22 फैमिलियों को हम रोते थे, आज 222 फैमिली के लिए ये मुल्क चल रहा है। तो ये लोन जो है, ये लोन अब जो है हमारा जो डेट टू GDP रेशो था वो हमने कहा था इसको लिमिट किया जाएगा 60% पे। आज ये तकरीबन 70% पे ये डेट टू GDP जो हमारा रेशो है ये तकरीबन पहुंच गया है। इसको उतारने के लिए बहुत बड़ी जो है काबिज करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अब आप देखिए जो फॉरेन रिमिटेंस है वो भी जो है ना इस वक्त अब जो पिछले इज्तिमाई जो रिकॉर्ड आए हैं पिछले 3 महीने के, उससे पिछले भी 6 महीने के फॉरेन रिमिटेंस भी पाकिस्तान में आना कम हो गई है। तो ये सारे अवामिल हैं। जो बात आपने की, अगर इसी तरह से सच्चाई अवाम के सामने आ जाए तो कौन कहता है इस मुल्क में इनकलाब नहीं आ सकता। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेकिंग, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे सियासत तो एक तरफ, खेल के मैदान में करप्शन और मुनाफिकत किस हद तक उरूज पर है। हमारे साथ रहिए। आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर अनवर बेग साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, सियासत को तो चले छोड़ ही देते हैं, सियासत तो सियासी लोगों का काम है और करनी है। खेल के मैदानों में जो होता है उसके बाद आपस में दोस्तियां हो जाती, मुल्क बदनामी का कौन जिम्मेदार बनेगा? मैं इंतजार कर रहा था जिस पे हमने ये टॉपिक ज़रा थोड़ा सा लेट लिया है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारी उसकी अखलाकी पसमानदगी अल्लाह के फजल से हम ऑलरेडी बहुत नीचे हैं। हद देखना चाहता था कि हद क्या होती है। वो हद हमने देख लिया 2-4 दिन पहले, इसलिए हम थोड़ा सा आज उसको हमने पहले इंतजार किया कि इसका नतीजा क्या निकलता है। कुछ इस मुल्क में फिर मैं वही रिपीट करूंगा जो चौधरी निसार अली खान साहब और एतजाज साहब वाली स्टोरी पे जाऊंगा कि जनाब उनके आपस में लड़ाई चल रही है, हम बड़े मजे ले रहे हैं। अगर आमिर मतीन साहब से माजरत के साथ जैसे इन्होंने कहा जनाब कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं जनाब गवर्नर साहब कह रहे हैं या मुस्तफा कमाल कह रहे हैं इग्नोर करें, या बिलावल ने कहा है जी न्यूट्रल रहें। सो हमने कहा मुझे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ये डिफ्लेक्शन है, इस वक्त ज़्यादा बड़े इशू है, कराची को हीलिंग की जरूरत है, ये बयानबाजी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जवेद मियांदाद और उनका अफरीदी साहब की लड़ाई होगी। एक ने कहा जी ये मैच बेचते रहे, दूसरे ने कहा ये लालची आदमी पैसे इकट्ठे करते रहे। ये दोनों क्रिमिनल ऑफेंसेस भाई, बिल्कुल बिल्कुल आप ध्यान में रखें। ये मियांदाद होते या अफरीदी ना भी होते, आम आदमी पे ये इल्जामात लाकर जाएं तो उन पे क्रिमिनल, उन पे ये ऑफेंसेस बनते हैं, अंडर द लॉ बनते हैं। जनाब पूरी कौम ने तबले बजाए, झुमरे, डांस, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ हुआ, खुश हुए, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, सुलह हो गया। मुल्क को बदनाम करने के बाद हमें पूरी दुनिया में वो कहते हैं ना चौक में हमारे कपड़े उतारने के बाद अब सुलह हो गई है, मीडिया भी खुश है। मतलब जो पाकिस्तान में जितना बड़ा क्रिमिनल बनता है, सजा याफ्ता हो, वो जुए में पकड़ा जाए, वो सजाएं जेलें भुगत के है, हमारा मीडिया उसको हीरो बनाएगा। अब पिछले दिन हमने आमिर की देखी, मतलब लीड स्टोरियां चली हैं हमारे चैनल्स पे कि आमिर साहब की शादी हो रही है, जो 5 साल का बैन भुगता है, जिसने वहां पे जेल भुगत के इतराफात किए हैं कि मैंने पाकिस्तान को कैसे बेचा था। जितने हमारे ज्वारी खिलाड़ी हैं इस वक्त हमारे हीरो बने हुए हैं, हमारे इस वक्त आप चैनल्स पे बैठे हुए हैं, वो कमेंट्रियां भी कर रहे हैं, वो हमें अच्छा भी कर रहे हैं। मतलब थोड़ी सी लड़ाई हुई है, उसी के बाद ये दौड़े गए हैं सारे 2-4 खिलाड़ी के सुलह करो। तो जरा बेग साहब से पूछते हैं, अनवर बेग साहब ये सपोर्ट्स की उसकी कमेटी पे रहे हैं कि ये जो कल्चर है कि जनाब सियासी कल्चर अब वहां शुरू हो गया कि किसी को पकड़ना नहीं है, सुलह करवानी है, इस पे ये क्या कहते हैं? बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेग साहब क्या फरमाएंगे? अब एक और मुकमुका हो गया। पहले हम सुनते थे कि जनाब जरदारी साहब का, ये नवाज शरीफ साहब का मुकमुका, फिर चौधरी एतजाज अहसन साहब और उनका चौधरी निसार अली खान साहब का, अभी उन गवर्नर साहब और मुस्तफा कमाल साहब का चल रहा है। अब ये एक और आज वो देख रहे हैं जनाब कि मिठाइयाँ बट गई हैं, मियांदाद साहब भी खुश, अफरीदी साहब भी खुश, भाई बन गए हैं सर।
हम तो मिट्टी पाओ सब पे हो ये गया। मिट्टी पाओ कल्चर जो है ये क्या है? मतलब दुनिया में हमें बदनाम करने के बाद ये बैठ के सुलह कर लेते हैं और कोई इदारा नहीं है इस मुल्क में इन पे एक्शन लेने वाला। सर अपना मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा राहुल साहब जी, कि जब हमने 2003 से 2009 तक ये क्रिकेट बोर्ड को हमने सेनेट की स्पोर्ट्स कमेटी में बुलाना शुरू किया, एक टाइम उस वक्त आया जब वन ऑफ द क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, में नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, तो उस वक्त ही ये मैच फिक्सिंग और सब चल रहा था, एट इट्स पीक था। तो उसको मैं अलग कमरे में ले जाके मैंने उसको पूछा कि ये आप लोग क्यों करते हो? अब आप प्राइवेटली मेरे से बात कर रहे हो, देयर इज नोबडी अराउंड, मीडिया वाले कोई नहीं है, आप बताइए करते क्यों हैं आप? आई मीन डोंट यू प्ले फॉर द कंट्री? आप ये कंट्री का इमेज आप बेच रहे हैं। उन्होंने उससे पता मुझे क्या जवाब दिया राहुल साहब? वो कहता है कि सर जी, पाकिस्तान के अंदर जब हम लाइफ में जाते हैं, एक थाने से लेके राइट अप टू द प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी इज करप्ट, रोज एलिगेशंस आ रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने आपको कहा? जी? ये अल्फाज आपको साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहे कि पाकिस्तान में निचले से लेकर टॉप तक करप्ट हैं, तो हम क्यों ना करप्शन करें? आप ये कह रहे हैं? ये उस वक्त वो सिटिंग कैप्टन था और उसने कहा कि सब करते हैं और हमारी लाइफ, एक मिनट जरा मुझे कंप्लीट करने दें राहुल साहब। जी जी। हमारी लाइफ जो है वो कहते हैं 10 साल है, और मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स अनफॉर्चुनेटली इतने बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम क्रिकेट की फीस के ऊपर जिंदा रहें, हम आगे अपनी जिंदगी चला नहीं सकते। तो जब हर दुनिया में हर आदमी करप्ट है पाकिस्तान में, तो हमने क्या कसूर किया है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुकमका का जो सिलसिला चल रहा है, जो आप जिक्र कर रहे हैं पॉलिटिशियंस का और हर जगह, तो ये एक कल्चर बन गया है पाकिस्तान के अंदर। तो इसीलिए, और क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी, यानी दे वर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑल दीज मैच फिक्सिंग। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और राउत साहब, ये बहुत एक मुश्किल चीज है जो हम निकल नहीं पाएंगे इसके अंदर। अब आप देखें दुबई के अंदर मैचेस हो रहे हैं, भाई दुबई में क्यों मैचेस हो रहे हैं? दुबई तो गढ़ है जुए का। किसको नहीं पता कि दुबई के अंदर क्या कुछ किया है? पूरी क्रिकेट की दुनिया में खराबी दुबई से हुई है। आप दुबई पहुंच रहे हैं। आज मैं सुन रहा था, आज कोर कमांडर लाहौर कह रहा था ऑस्ट्रेलियन आर्मी की टीम पाकिस्तान आई हुई है। उसने कहा है, ये पब्लिकली मैंने टीवी पे सुना है, कोर कमांडर लाहौर उसने कहा कि पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई है और हम PSL कर रहे हैं दुबई के अंदर। वाई नहीं, मैं आपकी थोड़ी सी ब्रेक साहब काट रहा हूँ। आज की खबर यह है कि PSL लाहौर में होने जा रहा है। वो जनाब फाइनल होने जा रहा है। वाई फाइनल होने जा रहा है वो भी। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। नहीं है। अच्छा बेग साहब, मैचेस क्यों नहीं हो रहे? बेग साहब एक मुझे बताएं, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, ये जिन्होंने जुआ खेलना होता है उनके लिए जरूरी है कि ना उसको लॉर्ड्स में जाएंगे जुआ खेलेंगे, सिडनी में खेलेंगे या दुबई में खेलेंगे? लाहौर में खेलने से उनको कौन रोक सकता है? खेलते रहे माजी में। आपको याद है स्टीव वार ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारे यहाँ पे लाहौर के क्रिकेटर थे जिन्होंने ऑफर की थी जी मैच थ्रो करते हैं। तो लाहौर में जुआ नहीं हो सकता? आपका ख्याल है? राहुल साहब, पाकिस्तान के अंदर फिर भी यानी कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब आपने खुद अभी कहा है कि जनाब के टॉप से लेकर बॉटम तक सब मुहावरा जेड़े लाहौर पैड़े हर जगह पैड़े। आवाज क्रॉस हो रही है। मैंने कहा मुहावरा लाहौर का ही मुहावरा है कि जेड़े लाहौर पैड़े वो हर थां पैड़े। जो लाहौर में बुरे हैं वो हर जगह ही बुरे हैं। देखें राउत साहब, अब आप ये देखें ना, हमारे 3 क्रिकेटर इंग्लैंड के अंदर जेल चले गए, उसमें से एक क्रिकेटर को आपने खिला दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि डिसग्रेसफुल। मैं क्रिकेट का इतना बड़ा फैन होता था, हर प्लेयर का नाम से हम वाकफ थे। अब मुझे आज ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान की 11 कौन सी है, क्योंकि आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज इतना जुआ चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर क्रिकेट खेली जाए तो पाकिस्तान में खेली जाए, क्योंकि अगर बाहर के प्लेयर नहीं भी आते तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम पाकिस्तानी
यंग क्रिकेटर्स को तो मौका मिलेगा खेलने का। अच्छा बेग साहब, मैं ये समझता हूं। बेग साहब, एक और पाकिस्तानी कौम ने, मीडिया ने और मेरे जैसे कालम निगारों ने एक नया बहाना ढूंढा हुआ है। जब भी ये लड़के हमारे पकड़े जाते हैं तो एक तो कहते हैं जनाब कि वो देखे फलां आप उसमें तो इंडिया में पकड़े गए हैं, ऑस्ट्रेलियन पकड़े गए हैं, वो जी आप साउथ अफ्रीका के देखें पकड़े गए, हमारे पकड़े गए तो क्या हुआ, नंबर 1। दूसरा साथ में कह देते हैं ये गोरों की साजिश है, ये इंडियन की साजिश है। मतलब पैसे ये पकड़ते हैं, माल ये बनाते हैं। छोटे बच्चे हैं, माफ करते हैं, गलती हो जाती है। राहुल साहब जी, आपको याद है, राहुल साहब आपको याद है जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, उसके अंदर उन्होंने 10 क्रिकेटर्स के नाम लिए हुए। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट 2001-2 में आई थी, जिसमें उन्होंने नाम लिए 10 क्रिकेटर्स के। वो सारे क्रिकेटर्स आर इन्वॉल्व इन द क्रिकेट बोर्ड। जब उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हुई कि इनको क्रिकेट के करीब नहीं आनी चाहिए, सारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर इन्वॉल्व है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक रैकेट है पूरा फ्रॉम A to Z। तो ये तो जब तक कोई इसमें मेजर छांटी नहीं होगी। और दूसरी बात, आमिर साहब हमारे से 1 मिनट बाकी है। बेग साहब, मेरा तो ये तजर्बा है, आपकी सारी बात काट रहा हूँ कि ये निचले लेवल से, क्लब लेवल से करप्शन स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्लास खेलने के लिए लोग पैसे देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बाहर काउंटी वगैरह में खेल सकते हैं। जब लोग पैसे दे के क्लब लेवल पे क्रिकेट के अंदर आते हैं तो जाहिर है वो फिर पैसे ही पूरे करेंगे। वैसे अपना आमिर साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि हर चीज में, हर सेक्टर के अंदर मेजर सर्जरी की जरूरत है। कि इस तरीके से मामले सही नहीं हो सकते। वो जिन्होंने सर्जरी करनी है उनकी सर्जरी कौन करेगा सर? असल तो वो हैं। There will be some surgeon who will do it. वो तो तलाशी देने को तैयार नहीं है बकौर इमरान खान के। तो किसने सर्जरी करनी है सर? Who will watch the watchdogs? There will be a surgeon general who will come in place to do it. बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया सेनेटर नॉट सेनेटर नून ब्रेक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इस सारे मामले में अगर हम सिर्फ मीडिया को सामने रख लें तो मीडिया को अपनी अखलाकी और सहाफती जिम्मेदारी पूरी करनी सीखनी होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इस्लाम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।